पिछली 11 तारीख को प्रदेश में अचानक जो वर्षा की अधिकता और फिर पहाड़ों से जो पानी आया, एक बाढ़ की स्थिति बनी। लगातार हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बचाव के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पहले दिन से ही एक्टिव हो गया था। पूर्व तैयारियों में वैसे हम बाढ़ राहत की जो हमारे रेगुलर मीटिंग होती हैं, बाढ़ के रोकथाम के नाते से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम हर वर्ष 2 बार ये मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार मई में, जबकि पूर्व के वर्षों में केवल एक बार मई के अंदर मीटिंग होती थी। लेकिन हम उसको पूर्व एक प्रकार से अनुमान के हिसाब से, या जहां कहीं पिछले काम करने की आवश्यकता लगती है तो हमने जो शीघ्र जल्दी करने के काम, छोटे काम हैं, आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित वो इलाका ना हो सके, तो शॉर्ट टर्म काम वो हम जनवरी में जब शुरू करते हैं, मई जून तक पूरे हो जाते हैं। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं, वो फिर अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होते हैं। मई में इसका आंकलन भी करते हैं, कितने काम हो गए, कितने रह गए। पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन जो कि पानी जिस कदर और जिस मात्रा में आया, उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर और वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर, पूरे राज्य की बात बता रहा हूं, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर बात करता हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने ही क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहां भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया, 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर बताया मैंने, यमुनानगर। तो ये सब 12 जिले, जिसके अंदर कुल मिलाकर जिन गांवों में पानी भरा है बाढ़ का, 1353 गांव और 6 एमसीज, जिसमें 3 तो पूर्ण रूप से अंबाला शहर, अंबाला छावनी और बराड़ा, 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो से 6 म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य कराते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांवों में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई, सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। कुल मिलाकर 41 राहत शिविर लगाए गए, जिसमें 6629 लोग वहां पहुंचे
कुल आज भी 1774 लोग अभी उन कैंपों में रह रहे हैं। शेष अपने घरों को वापस चले गए हैं। ऐसे सब शिविरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इलाज के लिए शिविर लगाए। 147 गांव में फॉगिंग कराई गई है। 2500 ओआरएस पैकेट दिए गए हैं और जिन लोगों का छोटी मोटी बीमारी के कारण से इलाज हुआ, ऐसे 37,500 लोगों का इलाज हुआ। पशुओं के लिए चारा, पानी की आपूर्ति, दवाएं और जहां कहीं शिविर थे उनमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हमने सब की। इस चारे पर जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें से प्रति जानवर 80 रुपया प्रतिदिन और छोटे जानवर के लिए 45 रुपया प्रतिदिन ये राशि भी उनको भेजी गई है ताकि उस खर्च से वो अपना कार्य कर सकें। जहां तक क्षति का अनुमान है, अभी तक आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही घायलों की संख्या पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब जिलों में स्थिति तो सामान्य हुई है, पानी उतर गया है, लेकिन अभी 2 जिले इस समय भी प्रभावित हैं, फतेहाबाद और सिरसा, जहां पानी अभी एक सीमा से अधिक अभी भी चल रहा है, क्योंकि घग्गर के पानी का जितना बहाव राजस्थान की तरफ हो जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। वहां के पैसेज भी उतरे और आगे जाके नदी नहीं रहती, वो फिर पानी फैलता है और फैलाव के कारण से पानी का जो खिंचाव बनता है आगे की तरफ वो नहीं बना है। धीरे धीरे वो पानी उतर रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पशुओं के भी शिविर हमने लगाए हैं, पशुओं का टीकाकरण ये प्रारंभ हो चुका है। 50 लाख पशुओं को भी टीके लगाए जा चुके हैं ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। मकान जो अभी तक आंकड़ा मिला है, 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। इस प्रकार से यह आंकड़ा है। पशुओं में लगभग 50 गाय और भैंस, ऐसे ही 50 भेड़ बकरी, 872 सुअर और 2500 मुर्गियां अभी तक रिपोर्ट जो हुई है इनकी डेथ हुई है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें उनके सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीजों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर के सहयोग करें और उसमें सारी चीज स्पीडली हो जाए। इनकी मुरम्मत के लिए हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मुरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे और वहां भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अनुमान अभी तक आया है नुकसान का, जैसे खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाइनिंग, बांध, नदियों के किनारों के कटाव, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 399 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये नुकसान हुआ है और अभी जो उसका अनुमान लगा है कि 90 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। 1142 किलोमीटर लंबी 996 सड़कें ऐसे हैं जो तुरंत जिसकी मरम्मत की आवश्यकता रहेगी, कहीं उसको नया बनाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। 230 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए भी लगेगा। बारिश और बाढ़ से राज्य में 3,369 खंभे बिजली के वो या टेढ़े हो गए हैं या गिर गए हैं। 1477 ट्रांसफार्मर्स
जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर भी विभाग का अनुमान है कि 22 करोड़ 8 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। सरकारी पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय, ये भी लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। हमने प्रारंभ में ही सभी डिप्टी कमिश्नर्स को एक प्रारंभिक राशि भेजी थी ताकि उनको अकस्मात कोई आवश्यकता पड़ती है उसमें वो खर्च कर सकते हैं। उनको लगभग 4 करोड़ रुपया हमने 4.5 करोड़ रुपया भेजा था, उनके डिस्पोजल पर रखा था ताकि इमीडिएट कोई भी अरेंजमेंट उनका आवश्यकता हो उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद भी सभी उपायुक्तों को जो भी इस प्रकार की हानि है, नुकसान है, उसके लिए पावर्स डेलीगेट की गई हैं। पहले ये पावर्स बहुत कम होती थी, सिर्फ 20,000 रुपये डिप्टी कमिश्नर की पावर होती थी, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। तो हमारे एफसीएल साहब ने इनके पास जो पावर्स थी सभी डिप्टी कमिश्नर को डेलीगेट की है और जितना वो मुआवजा तुरंत आवश्यकता हो वो दे सकते हैं। वैसे हमने उसके लिए अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जितना भी आंकलन करना है, इसमें एक विषय है क्रॉप्स का, क्योंकि खेती का भी बहुत नुकसान जैसा पानी भरा है हमको मालूम है हुआ है। अब इसमें चूंकि खेती का विषय होता है, इसका आंकलन भी बहुत आसान नहीं होता, समय लगता है। और अभी चूंकि बिजाई का समय चल रहा है और बिजाई के समय में हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे अवसर पर अगर बिजाई का समय होता तो उसके ऊपर दोबारा बिजाई भी हो जाती है। तो अगर 31 जुलाई तक दोबारा बिजाई होती है तो उसका अलग प्रकार से विचार किया जाएगा। और जिन फसलों की बिजाई नहीं होगी, जहां पानी उसके बाद भी उतर नहीं पाएगा, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान है मुआवजा देने के, वो सारे इस पर भी लागू होंगे, अर्थात 15,000 रुपये एकड़। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस वगैरह के लोग इंश्योरेंस नहीं देते हैं जब तक वो पक्की फसल के हिसाब से ही देते हैं, और अभी इंश्योरेंस हुआ भी नहीं है, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन हम वो 15,000 रुपया 100% का जो खराबा है उसके हिसाब से देंगे। उससे कम अगर कहीं क्षति है तो उसी हिसाब से जो रेट्स हमारे हैं, इसमें थोड़ा सहायता केंद्र भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश केंद्र का 15,000 रुपये की राशि है। मोटे रूप से जो पैडी का एरिया है जिसका नुकसान बताया जा रहा है, इसमें दोबारा पैडी की बिजाई इस समय हो सकती है। जहां पानी उतर गया है वहां दोबारा से रुपाई हो जाएगी, जहां पानी अभी नहीं उतरा है वहां कठिनाई आएगी। तो इसमें अभी एकदम अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना इसका नुकसान होगा। शुगर केन जहां खड़ा है पानी वहां भरा है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा नहीं होता है। वो 3 दिन में 4 दिन में पानी जहां उतर जाएगा उसको कठिनाई नहीं आएगी। अगर कहीं ज्यादा कठिनाई आएगी तो जहां चारा है, फॉडर है, वो चूंकि एक बार नुकसान हो जाता है, या सब्जियां हैं वो नुकसान होता है उनकी सबके। और इसी प्रकार से जो कॉटन है, कॉटन के खेतों में भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी अब शायद दोबारा से नहीं हो पाएगी। मेज है, पल्सेज है, खरीफ ऑयल सीड है, और जो फुटकर जितनी भी फसलें होती हैं, तो ऐसे लगभग ये 18,000 एकड़ ऐसी चीजें हैं जो प्राय समाप्त ही है। उनका तो लगभग 15,000 जैसे मैंने बताया जाएगा। बाकी फसलों का हम निर्णय जो है 31 जुलाई के बाद जिनकी आवश्यकता रहेगी, जहां नुकसान हो चुका है दोबारा भरपाई उसकी नहीं हो सकती है, उसका हम निर्णय करेंगे। क्योंकि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी हमने किसानों को ये कहा है कि वो 31 जुलाई तक अपनी फसल का ब्यौरा जरूर भरें। थोड़ा 15 दिन पहले किया है, लेट करने से फिर कई बार समय मिलता नहीं है, कठिनाइयां आती है हमको उसका आकलन करने में, और फिर उसकी प्रोक्योरमेंट करने में भी कई बार प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है और रजिस्ट्रेशन साथ साथ चल रहा होता है। अभी हमने जैसे देखा सूरजमुखी में उनका आखिर तक प्रेशर आके 2 दिन के लिए और खोल दे, 2 दिन के लिए और खोल दे। व्यवस्था यदि करनी है तो बुआई के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके 15 दिन में 31 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक हमारा डिपार्टमेंटल सारा जितना उसको सर्वे करके उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी चेकिंग करना, वो सब चलेगा। और फिर भी कोई खेत रह जाएंगे तो फिर डिपार्टमेंट उसको रजिस्टर करेगा, ताकि 15 अगस्त के बाद कोई खेत ऐसा न बचे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहली बार हम ये कर रहे हैं
कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो फसल प्रोक्योरमेंट होनी है या नहीं होनी है, चाहे खाली भी रह गई है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन हमने इस बार प्रोत्साहन दिया है किसानों को कि सारी जितनी जमीन है उसका रजिस्ट्रेशन करें, और पूरी जमीन करने के बाद एक उनसे केवल पोर्टल पर टिक कराएंगे कि मैंने अपनी पूरी जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जैसे ही वो टिक करेगा 100 रुपया एक पुरस्कार के रूप में कहें, कोई उसको ऐसा मेहनताना नहीं कर सकता, लेकिन पुरस्कार के रूप में 100 रुपया उसके खाते में तुरंत जाएगा। एक पुरस्कार की योजना पूरे प्रदेश की भी हमने बनाई है, जिसमें ट्रैक्टर, जिसमें मोटरसाइकिल और जिसमें मोबाइल, ये भी उसमें इनाम रखे हैं, ताकि सब जो अपनी जमीन को पूरा कर लेंगे तो प्रोत्साहन के नाते से कुछ इनाम भी रखे जाएंगे। हमारा कृषि विभाग उसको डिक्लेयर करेगा जल्दी, ताकि रजिस्ट्रेशन पूरी 100% हो। ये हमारा उसके पीछे टारगेट है। उसमें मुख्य रूप से तो चारा है, फॉडर। कॉटन इस क्षेत्र में होती नहीं है, कम होती है, 1500 एकड़ फॉडर है, यानी कॉटन है। 1000 एकड़ के लगभग मक्का है, बाकी फुटकर है 200-500 एकड़, ज्यादा नहीं। 18,000 बता रहे, 13,000-14,000 तो फॉडर है, बाकी फुटकर है। फॉडर को बिजाई दोबारा अगर 15 अगस्त तक नहीं होती, पानी खड़ा है, मैंने पता है ये सारे आंकलन 31 जुलाई के बाद करेंगे। हमने फॉडर के लिए अलग से जो पशुओं को जहां हमने शिविर लगाए हुए हैं उनको 90 रुपये प्रतिदिन और 45 रुपये प्रतिदिन फॉडर के नाम से वो देना, ताकि उनके चारे की जो आवश्यकता है वो वहां से पूरी हो जाए। लेकिन बाकी जगह क्या दोबारा बिजाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसका पैसा उस हिसाब से 31 जुलाई को हम निर्णय करेंगे। उसके बाद आंकलन दोबारा से आएगा, तब हम करेंगे। अब हो सकता है इससे कम हो, ज्यादा हो, वो देखेंगे। पशुओं के लिए भी अलग से, जैसे रेट्स डिजास्टर प्रबंधक जो हमारा डिजास्टर फंड है, उसमें 4 लाख रुपया जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसे दिव्यांगता में भी 40 से 60% दिव्यांगता 74,000 रुपये, 60 से अधिक होने पर 2.5 लाख रुपये। दुधारू पशु जो हैं उनमें भैंस, गाय, ऊंट आदि 37,500 रुपये, भेड़, बकरी, सुअर 4,000 रुपये, ढुलाई वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल 32,000 रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, बछिया 20,000 रुपये, मुर्गी 100 रुपया। तो इस प्रकार से रेट्स अलग अलग तय हैं। जितना क्लेम कोई क्षतिपूर्ति पोर्टल में यह डलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमारी डिप्टी कमिश्नर की जो टीम है उसको जो भी सर्वे कराएंगे, करवा के जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे। ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा इस बाढ़ प्रभावित जो नुकसान हो उसके लिए, और हर सप्ताह उसमें जो कुछ जानकारी मिलेगी उसका सर्वे करने के बाद कमेटी उसका अप्रूव करेगी। हर सप्ताह जो आएगा वो मुआवजा साथ में जाता जाएगा, पूरा आखिर तक नहीं। जो जितना जल्दी भरेगा उस हिसाब से उसका मुआवजा देंगे। मकानों के हिसाब से भी मैंने कहा फसलों के लिए कितने लगेगा, इस पोर्टल के लिए हमने 1 महीना कहा है। ये तो क्या कल से शुरू हो जाएगा, कल से ही शुरू कर देंगे। हाँ, अभी कल 20 जुलाई, 20 अगस्त तक भी रखेंगे इसको। हाँ, ये जो बाकी चीजें हैं, मानो पशु है या मकान है या और चीजें, वो और 2 दिन लग जाएंगे, उसमें उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। लेकिन जिस दिन चालू कराएंगे उसके 1 महीने तक उसको चालू रखेंगे। लोगों से हमने अपील की है कि सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। खास करके बीमारियां फैलने का जो डर होता है, उसमें सबसे पहला तो स्वच्छता, हाइजीन, पानी है उसको उबाल कर पिएं। छोटी मोटी तकलीफ होती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के उसको डॉक्टर को दिखा करके उसमें इलाज के लिए आगे बढ़ें। मेडिकल कैंप्स स्वास्थ्य विभाग जगह जगह लगा रहे हैं। जहां गांव में प्रभावित हुए हैं, जो गांव 578 गांव ऐसे हैं जहां पानी भरा ज्यादा और वो निकलने में भी थोड़ा सा देरी लगी है, उसके अंदर वैसे तो 380 गांव ऐसे जिसके अंदर पानी रिसीड होना शुरू हो गया, तो भी उसमें 200 गांव ऐसे हैं जिसमें धीरे धीरे पानी अब घटना आगे शुरू हो जाएगा, वर्षा अगर नहीं आती है तो। शहरों में भी 33 वार्ड हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 23 वार्ड में से पानी निकल गया है, 10 वार्ड ऐसे जो अभी भी पानी है।
मेडिकल कैंप्स अभी तक जो लगाए गए हैं 2878 कैंप लगाए हैं। कहीं बुखार की शिकायतें हैं, कहीं गैस्ट्रोएंटराइटिस इसकी शिकायतें हैं, सांप के काटने की भी शिकायतें मिली हैं 38, लेकिन उसका इलाज हो गया है, हो रहा है। कोई सांप के काटने से मरने का तो कोई समाचार नहीं है अभी। स्किन डिजीज के पेशेंट भी काफी आए हैं, 5,500 लगभग। हेल्थ डिपार्टमेंट हर एक जिले के हिसाब से संबंधित गांव में एक्टिव हैं हमारे लिए। कुल मिलाकर के मित्रों, जितने विषय ध्यान में थे, अभी हमारे डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, जहां टूट गए हैं उनको भी नदियों के तटबंध मजबूत करना, जल निकासी की मशीनरी, पंप सेट, पाइपलाइन, नाव आदि, ये सब अभी भी इंटैक्ट हैं। और जैसा मैंने बताया, फतेहाबाद और सिरसा जिला, उनकी आवश्यकता जो अभी भी है उसको पूरा किया जा रहा है। कोई बात आपके ध्यान में आती है तो बता